दोस्तों नमस्कार। हमने तो गवर्नेंस को लेकर सरकार को चुना था। हम तो मानकर चल रहे थे इस देश के भीतर में जो काला धन है, इस देश में जो करप्शन है, इस देश के भीतर में जो अव्यवस्था है, इस देश में जो भी सार्वजनिक उपक्रम है, इस देश की जो अर्थव्यवस्था सत्ता के दायरे में सिमटती चली जा रही है, इन सारी चीजों को गवर्नेंस के जरिए व्यवस्थित किया जाएगा। लेकिन यह कहां पता था कि इस देश का प्रधानमंत्री झटके में ओबीसी हो जाएगा। इस देश में मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की काबिलियत उनकी जातियों से परखी जाएगी। यह भी कहां पता था कि एक के बाद एक सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होती सरकार अपने खर्चे को बढ़ाएगी, लेकिन इस देश में प्रति व्यक्ति आय धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। यह भी कहां पता था कि इस देश के भीतर में जो भी उत्पादन से जुड़े हुए उद्योग हैं, उनके सामने खतरा मंडराने लगेगा। यह भी कहां पता था कि हम धीरे धीरे दुनिया के सामने अपनी शिक्षा को लेकर आगे बढ़ने की सोच जरूर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वैकल्पिक तौर पर ना तो अल्टरनेटिव शिक्षा है और ना ही दुनिया को संभालने और अपने देश को संभालने के लिए अल्टरनेटिव एनर्जी की दिशा में बढ़ने की कोई भी सोच है। जब समूची दुनिया अपने सार्वजनिक संस्थानों को बचाने में लगी है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर चीन हो या फिर रशिया हो या फिर ब्रिटेन हो, वहीं पर भारत अपने सार्वजनिक उपक्रमों को प्राइवेट हाथों में बेचकर पल्ला झाड़ने की परिस्थितियों में आ गया है। और शायद मौजूदा वक्त में दो सबसे बड़ी स्थिति चौंकाने वाली है। एक तो भारत के भीतर में कोयले से ही जितनी भी यहां पर पावर सेक्टर है, 70% से ज्यादा पावर सेक्टर कोयले से चलता है और भारत में दुनिया में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है। लेकिन मौजूदा वक्त में स्थिति इतनी विकट होती चली जाएगी कि भारत के पावर सेक्टर के सामने कोयला ना मिल पाने की परिस्थितियों से जूझने की स्थिति आकर खड़ी हो जाएगी। कमाल की स्थिति है। और इन परिस्थितियों में जिस तरीके से एयर इंडिया औने पौने दाम में यह कहकर बेच दिया गया, हम तो बरसों बरस से लगे हुए थे कि इसे बेच दिया जाए और अब बिक गया है तो आप सवाल खड़ा करते हैं। हमें लगता है कि इस देश के बैंक हो चाहे सार्वजनिक उपक्रम हो, इस देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे इस देश की बेसिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, इस देश के भीतर में एजुकेशन का सवाल हो या एजुकेशन और डिग्री पाने के बाद रोजगार का सवाल हो, मौजूदा वक्त की सरकार ने हर दृष्टि से आंखें मूंदकर इस देश को जातियों में बांटा है। पहले धर्म में बांटकर सियासत को साधना चाहा, अब जातियों में बांटकर अपनी सत्ता को बचाए रखने की एक आखिरी कोशिश हो रही है। लेकिन इस देश का सच क्या है? और देश का सच क्या इतना विभत्स हो गया है कि इकोनॉमी का बंटाधार कर दिया गया और उसके बाद आत्मनिर्भरता का नारा लगाया गया। और आत्मनिर्भरता का मतलब सब कुछ अपने हाथ से दूसरों को सौंपते हुए चंद पैसे हथेली में रखकर अपने खर्चे को बढ़ा लें और फिर शानदार गाड़ियों में घूमने लगे। यह परिस्थिति है। हमें लगता है कि आज सरकारी दस्तावेजों को ही टटोलिए, समझिए, इस सच को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत के सामने सबसे बड़ा संकट पावर प्लांट्स को लेकर है। 135 पावर प्लांट इस देश में चल रहे हैं और 7 राज्यों ने कहा है कि कोयला सिर्फ 4 दिनों का है। सरकार भी कह रही है कि 4 दिनों का है, लेकिन आप हाफिए मत। लेकिन जब आप औसत निकालेंगे तो इस देश में सबसे कम कोयला इससे पहले कभी रहा है तो 15 दिनों का रहा है। पावर प्लांट की सांसें फूलेंगी नहीं तो क्या होगी? तो क्या देश में ब्लैकआउट हो जाएगा? यकीनन नहीं होगा। सरकार कह रही है हम कोयला आयात कर लेंगे, सरकार कह रही है हम दूसरे माध्यमों से कोयला ले लेंगे। लेकिन अगला सवाल यह है, जब आप इस दौर में कोयला बाहर से मंगाते हैं तो वो पहली की तुलना में लगभग 60% ज्यादा महंगा है। उसका बोझ कौन ढोएगा? क्या वाकई कॉरपोरेट ढोएगा? क्या वाकई सरकार अपने हिस्से में लेगी, या फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेगा उसी पर यह बोझ आने वाला है? उसी पर यह बोझ आएगा, क्योंकि इसके समानांतर में इससे पहले जो जो काम सरकार ने किए हैं सारा बोझ जनता पर है। और उसकी ताजी तस्वीर पेट्रोल डीजल के जरिए भी परख सकते हैं, एयर इंडिया के जरिए भी परख सकते हैं, रेलवे के जरिए भी परख सकते हैं और इस देश के भीतर में बंदरगाहों के जरिए भी परख सकते हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत इस देश को है और वह सब कुछ मुनाफे में तब्दील कॉरपोरेट के हाथ में सौंपकर सरकार नींद में सो गई है। हमें लगता है इन परिस्थितियों को इसलिए अब समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप कोयले की परिस्थिति को देखिएगा तो 135 पावर प्लांट
जो इस वक्त मौजूदा वक्त में देश के भीतर चल रहे हैं, उनके पास जो कोयला मौजूदा वक्त में है वह 7,000 टन से नीचे आ गया है। 2 तारीख को यह 7,928 टन था। एक एक दिन के बाद घटते चला जा रहा है। इस दौर में कोयले का उत्पादन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। सरकार 2 बातों का जिक्र कर रही है कि कोरोना के बाद हमारी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ गई, और दूसरी तरफ इस दौर में मानसून कुछ ऐसा आया जिसने खदानों में पानी भर दिया, आवाजाही मुश्किल हो गई। लेकिन कोरोना से पहले भी देश की बिजनेस एक्टिविटी बहुत तेज थी। उस समय कोयला कम नहीं था, और मानसून की जो परिस्थितियां हैं वो इससे पहले भी आती थी, लेकिन कोयले की खपत भी होती थी और कोयले का उत्पादन भी होता था। इस दौर में सरकार सच बताने से चूक रही है। उसने प्राइवेट हाथों में कोयला खदान जो सौंपी है बिड लगा लगा के, और उसको लेकर जो कोयला खदानों को लेकर उन इलाकों में जो अनरेस्ट है, खास तौर से जो ट्राइबल्स इलाके में खदान है जो सबसे ज्यादा है, वहां पर सोशल अनरेस्ट की स्थिति है। और प्राइवेट खदान, जो सरकारी खदान प्राइवेट हाथों में चली गई, वह सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन जानता है, मुनाफा जानता है। और यह परिस्थितियां उन इलाकों में अनरेस्ट पैदा कर चुकी है। एक तरह से संघर्ष की स्थितियां हैं, इसीलिए उत्पादन कम हो पा रहा है। सरकार इसे नहीं बताएगी, ये अनरेस्ट की वजह से ऐसी परिस्थिति आ गई है। लेकिन बहरहाल एनर्जी ना हो तो उसका क्या मतलब होता है किसी भी देश के लिए? उसकी पूरी बिजनेस इकोनॉमी ठप पड़ जाती है। और इस दौर में हमने कोई ऐसा काम भी नहीं किया है कि एनर्जी के जो दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं उसको हमने डेवलप कर लिया। हमने कोई काम नहीं किया है। इसके ठीक समानांतर एक दूसरा निर्णय जो एयर इंडिया को बेचने को लेकर लिया गया, यह हर कोई जानता है कि वह लगभग कर्ज में डूबी हुई थी। 60,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबी हुई थी। लेकिन इसके अंदर का सच भी क्या है? अंदर का सच यह है कि अगस्त के महीने तक इसका घाटा जो था, कर्ज जो इस पर था, 61,562 करोड़ का था। हर दिन घाटा चलाते वक्त 20 करोड़ का सरकार कह रही थी। अगर हम ऑपरेशनल करते हैं तो 20 करोड़ का घाटा हर दिन होता है। साल का घाटा लगभग 7,300 करोड़ का होता है। लेकिन एयर इंडिया को बेचा गया टाटा को 18,000 करोड़ में। 18,000 करोड़ में से सरकार को मिले 2,700 करोड़ रुपए कैश, और बाकी 15,300 करोड़ रुपए वो कर्ज को लौटाएगा। कर्ज है 61,562 करोड़। अब 15,300 करोड़ रुपए कर्ज जब लौटाएगा तो भी 43,562 करोड़ रुपए कर्ज बच गया। सरकार ने कहा कि हम उसकी जो बिल्डिंग और दूसरे एसेट हैं हम उसको बेचेंगे। उसका भी जब हिसाब लगाया गया तो पता चला 14,718 करोड़ रुपए ही आएंगे। यानी फिर भी कर्ज बच गया सरकार के ऊपर 28,844 करोड़। दुनिया के भीतर में कोई भी सीए बैठ जाए और दुनिया के भीतर में कोई भी इकोनॉमिस्ट बैठ जाए, वो कहेगा कि आपने 18,000 करोड़ में एक तो जो सौंप दिया है वह तकरीबन कीमत उसकी 32,000 करोड़ की उसकी कीमत ही थी, उसको आपने 18,000 करोड़ में बेच दिया। उसके बाद कर्ज भी आपके ऊपर 28,000 करोड़ का बचा हुआ है। ये कौन सा गणित है जो आप चला रहे हैं? क्योंकि इन सब के बीच जो बेहतरीन डील टाटा के लिए जरूर हुई है, लेकिन हकीकत यह है कि एयर इंडिया का पिछले 10 साल का जब आप कच्चा चिट्ठा देखेंगे तो आपको लगेगा सिर्फ 2% का लॉस है। 2011 से 2020 तक 917 करोड़ रुपए ऑपरेशनल कॉस्ट है एयर इंडिया का। बाकी जो कर्ज है वो दरअसल जो कर्ज लिया गया उस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो कर्ज है। उसके अलावे जो मार्केट में जो डेप्रिसिएशन होता है कि एयरक्राफ्ट की कीमत क्या है, उसको लेकर जोड़ घटाव हिसाब किया गया और 18,000 करोड़ में दे दिया गया। एक मैसेज यहां से निकलता है, सरकार कुछ भी चलाना नहीं जानती है या कुछ भी चलाना नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार की फहरिस्त में वो तमाम सेक्टर हैं जो दुनिया में कोई भी सेल नहीं करेगा। कोई भी सरकार